आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल संख्या 129 तक पढ़ लिया था। क्योंकि हमारा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चला था सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसकी चर्चा 124 में की गई है। और हमने उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल संख्या 129 तक अध्ययन कर लिया था। और आज हम उससे आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल संख्या 130। आर्टिकल संख्या 130 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। लिख सकते हैं। इसमें कहा कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पे? नई दिल्ली। और देखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ अन्य किसी भी शहर में खोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसी प्रकार से ये अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके कहने पर राष्ट्रपति इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है अन्य किसी शहर में खोल सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल संख्या 131 तो देख लेते हैं। आर्टिकल संख्या 131, देखिए जो आर्टिकल संख्या 131 है इसमें कहा गया है प्रारंभिक मूल अधिकारिता। प्रारंभिक या हम कह सकते हैं मूल अधिकारिता। देखिए इसका मतलब है प्रारंभिक या मूल अधिकारिता का कि कौन कौन से जो मामले हैं जो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो इसकी चर्चा इसमें की गई है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे मामले हो जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं, समझ में? जैसे किसी बकरी हो गई या भैंस चोरी हो गई या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए हैं, है ना, तो ये सारे के मामले कहाँ हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे मामले यानी कि मौलिक अधिकारों को छोड़ते हुए, मौलिक अधिकार मैंने बताया था आपको आर्टिकल संख्या 32, उससे संबंधित मामले आप या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले जो सीधे जिनको आप कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो उसकी चर्चा इसमें की गई है, आर्टिकल संख्या 131 में की गई है। देखिए इसमें कहा गया है या राज्य से कोई विवाद हो जाए, राज्य का राज्य से विवाद हो जाए, या हम कह सकते हैं केंद्र का राज्य से विवाद हो जाए, या राज्य और दूसरी तरफ केंद्र और प्लस कुछ राज्य हों। अब इसे समझ लीजिएगा, यानी कि ऐसे मामले या अगर कि दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जैसे हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में है आम आदमी पार्टी की। यानी कहने का तात्पर्य यह है दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, ये सारे के सारे विवाद कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा पॉइंट, एक तरफ केंद्र है यानी केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए, ये भी सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तीसरा है एक तरफ तो राज्य हों कुछ, एक तरफ केंद्र और प्लस कुछ राज्य हों केंद्र के समर्थन में, तो यानी कि अगर इस प्रकार का विवाद होता है तो ये सीधे सीधे कहाँ जाएंगे? कहाँ सुलझाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। इसकी चर्चा आपको किसमें की गई? आर्टिकल संख्या 131 में इसकी चर्चा की गई है। अब देखिएगा आर्टिकल संख्या 132 में, आर्टिकल संख्या 132 इसमें कहा गया है अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार का मतलब है अपील करने का अधिकार। कि आप देखिएगा
यदि सबसे पहले जो मामला होते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए या कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये मामले पहले आपके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ मामले होते हैं जिन्हें आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट ले जा सकते हो। जब हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन्हें सीधा सीधा आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय कोई आ जाता है, अगर उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप उसे कहाँ ले जा सकते हो, हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एडमिट सूट करना होता है, यानी कि सबसे पहले आपको उस मुकदमे को ले जाना होता है। तो वहाँ पहले एडमिट सूट यानी कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाता है, यानी जो मुकदमा आप लेके गए हो तो पहले देखा जाता है ये मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ने के योग्य है या नहीं। जब लड़ने के योग्य होता है तो आपको एडमिट हो जाता है, हाई कोर्ट में आप उसे लड़ सकते हो। अब देखिएगा, अगर कोई भी मान लीजिएगा हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको एडमिट सूट करना पड़ेगा, यानी कि वो मामला क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक है या नहीं। अगर ले जाने लायक होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप उस मुकदमे की कार्रवाई चलती रहेगी। तो यही है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा मामला, फिर अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, अगर आपका ले जाने लायक होगा तो। और हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कहाँ ले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य होगा तो, ठीक है। तो आर्टिकल संख्या 132 में दिया है अपीलीय अधिकार, तो यानी कि अपील करने का आपका अधिकार है, किस किस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपने मुकदमे को ले जा सकते हो। अब देखिएगा, इससे हम आगे पढ़ लेते हैं, बाकी के आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण के नहीं हैं। तो आर्टिकल संख्या देख लेते हैं 137, 137, आर्टिकल संख्या 137। देखिए, इसमें दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल संख्या जो 137 में है, 137 में दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दे दिया, ठीक है ना। अब मान चलिएगा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस निर्णय को बदलना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हमें इस निर्णय में कोई ना कोई, हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना है। तो आर्टिकल संख्या 137 के तहत वो अपने निर्णय को बदल सकता है। तो यही इसमें कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन में। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 1960 में चंपकम दोराई मामला, और बेरूबरी, ठीक है ना। तो ये मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान का अंग नहीं माना था, यानी संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन इसमें तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती मामला, ठीक है ना। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, संविधान का अंग या हम कह सकते हैं भाग मान लिया गया, मान लिया। अब यहाँ देखिएगा, चंपकम दोराई मामला था, 1960 में पहुंचा था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन इसी निर्णय को दोहराते हुए, यानी कि बदलते हुए अपने निर्णय को, केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग क्या कर लिया था, मान लिया गया था, ठीक है ना। तो ये मामला पहुंचा था 1973 में, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, अगर उन्हें अपना निर्णय को बदलना है तो आर्टिकल संख्या 137 के तहत अपने निर्णय को बदल सकते हैं, है ना। चलिए, अब इससे हम आगे देख लेते हैं। देखिए, बाकी का आपका 138 आपका महत्वपूर्ण का नहीं है। 139 देख लेते हैं। 139 में कहा गया है, आर्टिकल संख्या 139, देखिए इसमें है रिट निकालने की, यानी कि मौलिक अधिकार के अलावा अगर अन्य मामले पर रिट निकालना है तो आर्टिकल संख्या 139 का प्रयोग होगा। देखिए,
मौलिक अधिकारों के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालना होगा या रिट जारी करनी होगी वो आर्टिकल संख्या 32 के तहत। लेकिन मौलिक अधिकार से अन्य मामले में यानी मौलिक अधिकारों के अलावा कोई अन्य मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल संख्या 139 का प्रयोग करके रिट को जारी करेगा। ठीक है, बस आर्टिकल संख्या 139 में ये कहा गया है। ठीक है, बाकी का आर्टिकल संख्या देखिए 141 का महत्वपूर्ण का नहीं। 141 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर आदेश होगा तो प्रत्येक देश के नागरिक को और प्रत्येक अधिकारी को वो मान्य होगा। अगर आदेश वो नहीं मानते हैं तो न्यायिक अवमानना का उन पर क्या होगा, मुकदमा लग जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल संख्या 141 में। समझ में आया? 141 का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को मान्य होगा, यानी कि मानना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी अधिकारी जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं तो न्यायिक अवमानना का उन पर क्या लग जाएगा, मुकदमा लग जाएगा और साथ ही साथ उनको दंडित किया जाएगा। बस 141 में ये कहा गया है। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 143। बाकी के आपके महत्वपूर्ण के नहीं है। 143 को और हम देख लेते हैं। देखिए 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मान लेने का। यानी कि 143 तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का क्या है, अधिकार है। 143 राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है इससे सुप्रीम कोर्ट को। समझ में आया? अब देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आया? 143 तहत क्या है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर इच्छा होगी तो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अब देखिएगा, साथ ही साथ यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बस आपको ये समझना है, अगर ये राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि सलाह इनको दे ही दे। अगर सलाह इनको देते भी है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यही आर्टिकल संख्या 143 में कहा गया है। एक देखिए मामला पहुंचा था एग्जाम्पल इसका 1993 में। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी बाबरी मस्जिद को लेके, यानी कि बाबरी मस्जिद के मामले में। ठीक है ना, बाबरी मस्जिद के मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया। समझ में आया? कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट का उनको सलाह दे ही दे। इसका एग्जाम्पल 1993 में शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी इसके लिए बाबरी मस्जिद के मामले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह को देने के लिए इनकार कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। देखिए बाकी के अन्य जज वगैरह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य कर्मचारी होते हैं, चाहे वो 4th क्लास हो, समझ में आया, तो इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही करते हैं। यानी कि वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, रेलवे की नियुक्तियां अलग होती हैं या एसएससी के थ्रू भर्तियां होती हैं, समझ में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो भर्तियां होंगी उनका सुप्रीम कोर्ट खुद ही करता है। समझ में आया? बाकी का इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनका वेतन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे CAG। ठीक है ना, तो उसकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।